ओम शांति। कल हमने आपको पिछले सत्र में जो सुनाया था कि ये सृष्टि चक्र में ये पृथ्वी की 3 गति होती है और उसका क्या-क्या प्रभाव होता है। आज दूसरे सत्र में हम आपको ये बताएंगे ये पृथ्वी की तीनों गति क्यों होती है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है और जो परमात्मा से हमको ये सब बातें मिली वो हम आपको डिटेल में सुनाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो हमारे चित्र प्रदर्शनी है उसमें एक मुख्य चित्र होता है, वह 3 लोक। तो ये जो हमारे 3 लोक का चित्र बना हुआ है, यह वास्तव में ओरिजिनल जो वास्तविक 3 लोक है उस 3 लोक का संपूर्ण चित्र नहीं है। उस संपूर्ण ओरिजिनल 3 लोक जो है वास्तव में उसका एक भाग का ही चित्र है, उसका एक अंश का ही चित्र है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर ओरिजिनल वास्तविक 3 लोक क्या है। तो पहले हम उसको समझेंगे। अब इसको समझने के लिए हम ये चित्र इस मॉडल के माध्यम से समझेंगे। ये जो चित्र है, चित्र को हमेशा 2D कहा जाता है। 2D माना 2 डायमेंशनल, द्विआयामी, अर्थात जिसमें लंबाई और चौड़ाई ही होती है। चित्र में तो लंबाई और चौड़ाई होती, उसमें गहराई तो होती नहीं क्योंकि चित्र है वो। अब इसी 2D चित्र का ही ये 3D मॉडल है। अब इस 3D मॉडल में 3D मॉडल अर्थात जिसमें तीनों आयाम लंबाई, चौड़ाई और गहराई हो। अब इस 3D मॉडल में हमने यहां पर बीच में सूर्य दिखाया है, बीच में सूर्य दिखाया हुआ है। अब इसी 3D मॉडल को अगर हम इसी 2D चित्र में मर्ज कर देंगे, इसी 3D मॉडल को 2D में अगर हम मर्ज कर देते हैं तो यहां पर चित्र में बीच में हमको सूर्य दिखाना पड़ेगा क्योंकि सूर्य सेंटर पॉइंट में है। अब सूर्य की किरणें तो चारों ओर निकलती हैं, परंतु यहां पर इस चीज को समझने के लिए हम यहां पर एक किरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए बीच में सूर्य है। अब सूर्य की मान लीजिए एक किरण सीधी निकल रही है, परंतु जो हमने पहले सत्र में आपको सुनाया था कि सृष्टि का एक बहुत सुंदर एक सार्वभौमिक नियम है, एक यूनिवर्सल लॉ है। वो लॉ क्या बताया था कि एवरीथिंग इज साइक्लिक। इस सृष्टि पर एवरीथिंग इज साइक्लिक, हर चीज का सर्किट कंप्लीट होता है। दूसरी बात यह है कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में भी ज्योमेट्री पढ़ाई जाती, ज्योमेट्री, उसमें यह बताया जाता है कि कोई भी सरल रेखा नहीं होता है। नो स्ट्रेट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। वो एक बहुत बड़ा सर्कल का सेमी सर्कल ही होता है। अब इन्हीं 2 सिद्धांतों के आधार पर सूर्य की जो सीधी किरण निकल रही है वो भी सीधी नहीं है, वो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। वास्तव में सूर्य की किरण सूर्य से निकल करके काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते करते कहीं ना कहीं से मुड़ने लगता है, कहीं ना कहीं से बेंड होने लगता है। बेंड होते 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 एक ऐसा बिंदु आता है जहां से वो 180 डिग्री पूरा वापस मुड़ जाती है, पूरा 180 डिग्री पूरा वापस मुड़ जाती है। तो जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से वो सूर्य की किरण मुड़ गई, वही बिंदु आकाश का अंत है। दैट पॉइंट इज द एंड ऑफ द स्पेस। अब आप देखिए जहां से निकली, जहां से मुड़ी, तो ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी उस बड़े सर्कल का डायमीटर हो गया है ना। ये सर्कल है ना, जहां से निकली, जहां से मुड़ी,
और हर चीज का सर्किट कंप्लीट होना है तो इसको भी वापस मुड़ करके सूर्य में जाना होगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो उस ये जो दूरी है उस बड़े सर्कल का डायमीटर हो गया। अब यही दूरी सूर्य की हर एक किरणों इसी दूरी से ही मुड़ेगी, चाहे वो इधर से मुड़ रही हो, इधर से मुड़ रही हो, इधर किधर से भी मुड़ रही हो, नीचे से उधर मुड़ रही हो, तो ये उसी दूरी पे ही मुड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमारा आकाश तत्व है, ये साकार मनुष्य लोक है, यह एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल एरिया है, त्रिआयामी गोलाकार क्षेत्र है। अर्थात आकाश ऐसे भी गोल है, ऐसे भी गोल है और ऐसे भी गोल है, और उसका सेंटर पॉइंट सूर्य है। जैसे उदाहरण के लिए इस बॉल को ही मान लीजिए, है ना, ये बॉल है, ये जो काला काला बॉल दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर अंदर हम समझ लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये अंदर अंदर ये आकाश तत्व है, ये साकार मनुष्यलोक अंदर अंदर है, और उसका सेंटर पॉइंट सूर्य है जो बीच में है, केंद्र बिंदु में। तो ये आकाश तत्व ऐसे भी गोल हो गया, ऐसे भी गोल हो गया और ऐसे भी गोल हो गया, और बीच में सूर्य है। तो ये हमारा आकाश तत्व है या साकार मनुष्यलोक है। तो ये 3 डायमेंशनल स्फेरिकल एरिया हो गया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब ये जो है अंदर अंदर समझो, ये काला काला जो बॉर्डर है ये आकाश का एंड है ना। तो आकाश ऐसे भी गोल है, ऐसे भी गोल है। तो अब इस आकाश तत्व के चारों तरफ ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व जो परम धाम है ना, जो हमने आपको चित्र में दिखाया था, ये 3 लोक में क्या दिखाया, सबसे ऊपर सुनहरा लाल रंग का ये ब्रह्म तत्व, जिसको परम धाम भी कहते हैं, है ना, जहां पर हम आत्माएं बिंदी रूप में रहती हैं, और हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा भी बिंदी रूप में रहते हैं, है ना। तो ये ब्रह्म तत्व है, और नीचे सबसे नीचे नीला नीला आसमान, ये साकार मनुष्य लोक आकाश तत्व दिखाया है। तो ये बीच में एक सूक्ष्म लोक है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूं। तो मैंने आपको बताया कि ये इसके अंदर अंदर नीला नीला आकाश साकार मनुष्य लोक है, आकाश तत्व है। इसके चारों तरफ ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व परम धाम केवल ऊपर नहीं है जो चित्र में दिखा है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी, ऑल अराउंड। अर्थात ब्रह्म तत्व जो छठा तत्व है, 5 तत्व तो इसी के अंदर है ना। तो ये जो छठा तत्व ब्रह्म तत्व, जिसको हम परम धाम कहते हैं, ब्रह्म लोक कहते हैं, वो चारों तरफ है, ऑल अराउंड। अर्थात ब्रह्म तत्व आकाश तत्व को चारों तरफ से घेर के रखा है ना। अब ये 2 लोक हो गया, साकार मनुष्य लोक और परलोक ब्रह्म तत्व परम धाम, ये 2 लोक हो गया। अब इन दोनों लोक के बीच में थोड़ी सी जगह में सूक्ष्म लोक होता है, और यह सूक्ष्म लोक टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी है। अब देखिए, मैं इसका थोड़ा इसको और अच्छी तरह से आपको समझाता हूं, क्योंकि परमात्मा जिनको हम शिव बाबा कहते हैं, परमात्मा ईश्वर भगवान कहने से ना जैसे कि बहुत दूर लगता है, परंतु उनको हम बाबा कहते हैं, शिव बाबा। परमात्मा शिव है तो शिव बाबा, हम उनको बाबा कहते हैं। तो परमात्मा शिव बाबा को जब इस सृष्टि पर सतयुगी दुनिया की रचना करने के लिए संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में परकाय प्रवेश करना होता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो साकार शरीर वाले हैं और परमात्मा तो निराकार है, उनका कोई अपना शरीर है ही नहीं। तो परमात्मा सतयुगी दुनिया कैसे रचेगा, तो उनको साकार माध्यम चाहिए। इसलिए परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में परकाय प्रवेश करते हैं। हम इनको भी बाबा कहते हैं, शिव बाबा को भी बाबा कहते हैं, परंतु ये साकार बाबा ब्रह्मा बाबा है, वो शिव बाबा परमात्मा है। तो जब हम ऐसे बाबा कहते हैं तो हम
शिव बाबा के बारे में कह रहे हैं, है ना। तो शिव बाबा को जब सृष्टि पर संगम युग में ब्रह्मा तन में परकाय प्रवेश करके इस सत्युगी दुनिया की रचने का कार्य करना होता है, तो परमात्मा सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम शिव बाबा ये करते हैं कि सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन पहले नहीं होता है। ये साकार मनुष्य लोक होता है और ब्रह्म तत्व, ये दोनों परमानेंट है, परंतु बीच में थोड़ी सी जगह जो ब्रह्म तत्व का निचला हिस्सा है, उसी निचले हिस्से के ब्रह्म तत्व को ही उस साका ये सूक्ष्म वतन के रूप में शिव बाबा कन्वर्ट कर देते हैं। और उसी में ही वो तीन लोक में तीन पूरी है, सूक्ष्म वतन में भी तीन पूरी होते हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। इसमें ये तीन पूरी दिखाए। तो पहले शिव बाबा सृष्टि पर अवतरित होने से सबसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना कर देते हैं और रचना करके उसमें तीन पूरी डिवाइड करते हैं, बना देते हैं। और उसमें भी जो यहां सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर शिव बाबा परमात्मा दिखाया है, उसके नीचे तीन बिंदी दिखाई गई है। वो तीन बिंदी क्या है? वो तीन बिंदी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों की आत्मा है वो। तो परमात्मा उन तीनों आत्माओं के लिए यहां सूक्ष्म शरीर की भी रचना करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है वो लाइट की बॉडी होती है और सूक्ष्म शरीर तो मां के गर्भ से जन्म पैदा नहीं हो सकता, जन्म नहीं ले सकता। इसीलिए परमात्मा पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं और उसमें तीन पूरी की रचना करके डिवाइड करके उसमें उन तीन आत्माओं के लिए, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की आत्माओं के जो सूक्ष्म शरीर जिसमें उन आत्माओं को आना है, उन तीनों शरीरों की भी रचना करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा बिना शरीर का तो काम कर ही नहीं सकती। बिना शरीर की आत्मा केवल और केवल परम धाम में ही रह सकती है। सूक्ष्म वतन और साकार मनुष्य लोक में आत्मा जब आती तो उनको शरीर चाहिए ही चाहिए। बिना शरीर की आत्मा न स्थूल वतन में, न ये साकार मनुष्य लोक में, न सूक्ष्म वतन में हो सकता है। वो केवल परम धाम की स्थिति है। इसलिए उन तीनों आत्माओं को सूक्ष्म वतन में अपना पार्ट बजाना है, अपना रोल अदा करना है, तो उनको शरीर चाहिए। परंतु सूक्ष्म लोक है तो सूक्ष्म शरीर चाहिए। तो परमात्मा उन तीनों सूक्ष्म शरीरों की भी रचना करते हैं। तो अब ये तीन लोक हो गया। अब वो जो सूक्ष्म वतन है ये थोड़ी सी जगह में ही क्यों है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानने योग्य है। अब देखिए, शिव बाबा चाहे तो सूक्ष्म वतन चारों तरफ बना देवे, शिव बाबा बना सकता है, परंतु नहीं, उनको थोड़ी सी जगह चाहिए। क्यों चाहिए? देखिए, पहले हम आपको ये बता दें कि परम धाम ये आत्माओं का भी घर है, हम आत्माओं का ओरिजिनल घर है, यहीं से हम आत्मा सृष्टि पर पाठ बजाने आती है। तो परमात्मा का भी घर है, तो परम धाम परमात्मा का घर है। सूक्ष्म वतन शिव बाबा का ऑफिस है, जहां से परमात्मा ये सारा सृष्टि परिवर्तन के कार्य को संचालित करते हैं। वो परम धाम से नहीं हो सकता है, वो ऑफिस चाहिए, क्योंकि तीन विधि है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये तीन, ये समझ लीजिए, ये सृष्टि परिवर्तन कार्य करने का ये सूक्ष्म वतन हेडक्वार्टर है, ये हेड ऑफिस है। और ये स्थूल वतन ये वर्कशॉप है, जहां पर प्रैक्टिकली ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, बाबा ने अनेक मुरलियों में, मुरली माना परमात्मा ब्रह्मा तन में परकाय प्रवेश करके उन मुख कमल द्वारा जो वाणी उच्चारण करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उसको हम मुरली कहते हैं, ज्ञान मुरली। तो परमात्मा ने अनेक मुरलियों में ये स्पष्ट किया हुआ है, न कभी ये सृष्टि खाली होती, न कभी परम धाम खाली होता है। अर्थात आत्माएं यहां रहती है और यहां भी रहती है, परंतु आत्माएं यहां से पूर्ण रूप से चला जाए, अर्थात सृष्टि यहां से आत्माओं से खाली हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और परम धाम से भी सारी आत्माएं आ जाए, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। और बाबा ने यह भी कहा हुआ है कि जब परम धाम से आत्माओं का आना बंद हो जाएगा, तो परम धाम
इस साकार मनुष्य लोक के परम धाम वापस जाना भी शुरू हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया, मुक्ति धाम का गेट खुल गया, विनाश हो गया, आखिरी आत्मा परम धाम से आखिरी आत्मा आई और पहली आत्मा गई, दोनों काम एक साथ होता है। इसलिए बाबा कहते हैं न कभी ये सृष्टि खाली होती है, न कभी परम धाम खाली होता है। अर्थात आत्माएं अभी भी आ रही है, क्योंकि अभी तो परमाणु युद्ध हुआ ही नहीं, फाइनल विनाश हुआ ही नहीं, अभी तो विनाश के रिहर्सल चल रहे हैं ना। फाइनल विनाश कहा जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर को, वो अभी अचानक कभी भी हो सकता है। तो जब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा तो मुक्ति धाम का गेट नहीं खुलेगा, अर्थात आत्माओं का जाना शुरू नहीं होगा, परंतु आत्माओं का आने का सिलसिला जारी है। मुक्ति धाम वापस जाने का गेट एक ही बार खुलता है, परंतु आने का वो चालू है। अर्थात आत्माएं अभी भी आ रही है, जो परम धाम में अभी भी जो एक जन्म वाली आत्माएं है ना, उनमें भी अलग अलग कम आयु वाली है ना, किसी की कम किसी की ज्यादा आयु होती है, तो एक जन्म में भी अलग अलग वैरायटी आयु की आत्मा भी, अर्थात अभी भी आत्माएं परम धाम से आ रही है। जिस समय थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा, तो मुक्ति धाम का गेट खुल जाएगा। तो पहली आत्मा ब्रह्मा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आत्मा जाएगी और अंतिम आत्मा आएगी। तो अब चूंकि अभी भी आत्माएं परम धाम से आ रही है, तो अगर शिव बाबा चारों तरफ सूक्ष्म वतन बना देवे, तो आने वाली आत्माओं को तो सूक्ष्म वतन क्रॉस करने पड़ेगा, वो संभव नहीं है। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि जब हम आत्माएं परम धाम से फ्रेश इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आते हैं, तो हमको सूक्ष्म वतन नहीं मिलता है। परम धाम में तो आत्मा पवित्र है, तो पवित्र आत्मा जब परम धाम से सृष्टि पर फ्रेश इस दुनिया में पाठ बजाने आएगी, शरीर धारण करेगी, तो आने वाली आत्माओं को सूक्ष्म वतन नहीं मिलेगा, परंतु उन्हीं आत्माओं को जब वापस परम धाम जाना है तो सूक्ष्म वतन मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म वतन में ही आत्माओं को अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का सजा भोगनी है। सजा तो यहां भी भोगती है साकार मनुष्य लोक में भी, परंतु जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझा इतना ज्यादा है कि यहां पर इतने है ना कार्मिक अकाउंट यहां पूरा नहीं हो पाता। तो जितने भी बचे हुए कार्मिक अकाउंट है, उन सब की पूरा सजा होकर के ही पूरा होता है। तो हर एक आत्माओं को जब सृष्टि से पाठ बजाने के बाद वापस परम धाम जाना है, तो वाया सूक्ष्म वतन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही धर्मराजपुरी है। हमने आपको ये बताया कि अगर शिव बाबा चारों तरफ सूक्ष्म वतन बना देवे, तो आने वाली आत्माओं को तो सूक्ष्म वतन क्रॉस करना पड़ जाएगा, ये संभव नहीं है। इसीलिए शिव बाबा को थोड़ी सी ही जगह चाहिए सूक्ष्म वतन ऑफिस बनाने के लिए। अब ये क्लियर हो गया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, तो ये हमारा ये ओरिजिनल 3 लोक है, ये अंदर साकार मनुष्य लोक, चारों तरफ परम धाम, और उसी के बीच में थोड़ी सी जगह सूक्ष्म लोक। अब सूक्ष्म वतन को ही टारगेट करके, सूक्ष्म वतन को ध्यान में रखते हुए ये चित्र बनाया गया, क्योंकि सूक्ष्म वतन थोड़ी जगह है और सूक्ष्म वतन को कवर करते हुए ही ये चित्र बनाया गया। इसीलिए उस ओरिजिनल 3 लोक का ये एक भाग का ही चित्र है। अब हम आपको दूसरी पॉइंट में लेके चलते हैं। देखिए, ये जो मॉडल है, ये सन 2012 में बाबा ने बनवाया। शिव बाबा ने इस मॉडल को सन 2012 में बनवाया, जब हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो राजयुगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का है, वो ट्रस्ट है, उसके अंदर में अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, अलग अलग विंग बने हुए हैं। उसमें जैसे एजुकेशन विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग, यूथ विंग, वुमेन, अलग अलग जूरिस्ट विंग, ऐसे अलग अलग विंग बने हुए हैं सेवा के अर्थ। तो उसमें से एक विंग है साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग। तो सन 2012 में साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग की सिल्वर जुबली
सेलिब्रेशन मनाने वाले थे। तो अब उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमने आपको पहले सत्र में पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया, तो तीसरी गति के बारे में मुझे आत्मा को कैसे पता चला? वो मुझे पता चला, ये सन 2002 की बात है, 2002। सन 2002 में बाबा की एक मुरली के द्वारा मुझे पता चला। एक मुरली के माध्यम से मुझे ये मालूम पड़ा कि पृथ्वी की तीसरी गति होती है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूं, परंतु उस मुरली के द्वारा मुझे पता चला कि तीसरी गति होती है। जब मुझे ये बात, क्योंकि मुरली तो भगवान वाच है ना, तो जब मुझे ये पता चला कि पृथ्वी की तीसरी गति भी होती है और उसी का ये सृष्टि चक्र, उसी का ही ये चित्र ग्राफ बना हुआ है, तो उस समय से मैं रोज परमात्मा से बातें करता था, रूरिहान करता था, है ना। देखिए, एक होता है जो दुनिया वाले हर धर्मों में, हर पंथ में मेडिटेशन की प्रथा है। मेडिटेशन है माना परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परंतु यहां पर प्रार्थना नहीं होती है, यहां हम परमात्मा से बातें करते, कन्वर्सेशन। प्रार्थना में क्या होता है, प्रेयर में क्या होता है कि एक तरफा परमात्मा को केवल अर्जी लगाते, हे भगवान मेरे ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना, ये प्रेयर की विधि है। परंतु यहां हमारा जो मेडिटेशन है, यहां जो राजयोग है, ये दोनों तरफ का कन्वर्सेशन होता है, एक तरफा नहीं है। हम बातें करते हैं तो परमात्मा क्या रिस्पॉन्स करता है वो भी हम समझते हैं, और उसको हम फिर समझ करके जो बाबा डायरेक्शन देता है वो हम फॉलो करते। तो जब मुझे पता चला कि पृथ्वी की तीसरी गति होती है, तो मैं रोज बाबा से रूरिहान करता था, बाबा से बातें करता था कि बाबा मैं इस जो तथ्य आपने बताई तीसरी गति के बारे में, मैं लोगों को कैसे समझाऊं? इसके लिए तो कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई मॉडल चाहिए, क्योंकि हाथ घुमा के समझाना तो संभव नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिश की कि ये मॉडल बने, तो बाबा भी उतना कोई रिस्पॉन्स उस समय नहीं दिया, क्योंकि हर चीज का समय होता है ना। इसलिए कहते हैं ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। तो शायद उस समय मेरे भाग्य में ये था नहीं कि बाकी मॉडल बनाना, ये करना परंतु इतना तो पता पड़ गया कि तीसरी गति होती है। ओके, तो मैं बहुत अपना कोशिश जारी रहा कि मैं मॉडल बनाऊं, परंतु 10 साल बीत गए, मैं नहीं कर पाया। वो बुद्धि में टच ही नहीं हुआ कि कैसे बनाना है। मैं जो विधि सोचता था वो बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला था, तो वो तो बहुत खर्चा भी होता और कॉम्प्लिकेशन भी था, तो पर मैंने छोड़ा नहीं। मुझे निश्चय था कि मॉडल एक न एक दिन जरूर बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा मुझे मालूम नहीं, परंतु मैंने हार नहीं मानी, कभी न कभी बनेगा। अब जब सन 2012 में बाबा ने ये मौका दिया, तो उस समय क्योंकि मुझ आत्मा को परमात्मा से, शिव बाबा से एक वरदान मिला हुआ क्रिएटिविटी का, हम कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो कई आत्माओं को, विंग वालों को भी मालूम था, क्योंकि उससे 2 साल पहले यूथ विंग की सिल्वर जुबली थी, उसमें भी मुझे एक सेवा दी गई थी कि आपको एक ओपनिंग मॉडल बनाना है। तो वो ओपनिंग मॉडल इतना सुंदर बाबा ने बनवा दिया था कि सबको अच्छे लगे। तो जब 2 साल बाद साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग की सिल्वर जुबली होनी थी, तो उस समय क्योंकि उस विंग वालों ने भी वो देखा था, यूथ विंग वाला वो ओपनिंग मॉडल, तो उनके मीटिंग में किसी ने मेरा नाम प्रपोज कर दिया। तो फिर उन्होंने हमको बुलाया कि भाई आप हमारे लिए भी कुछ ऐसा मॉडल बनाइए। तो उसी समय बाबा ने मुझे टच किया कि ये थीम बोलो, ये तीसरी गति के बारे में। तो मैंने उनको थोड़ा समझाया, क्योंकि उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था जो मैं अभी इतना सुना रहा हूं। उस समय मुझे केवल तीसरी गति के बारे में पता था, उस थोड़ा सा इफेक्ट। तो खैर, तो उनको मैंने बताया। फिर उनकी बड़ी मीटिंग में मुझे ले गए कि बड़ी मीटिंग में वहां पर फाइनलाइज होना है। तो वहां पर मुझे हमारे मोहन सिंगल भाई साहब है, जो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के जो मेन है, अभी तो वर्तमान समय वो खुद चेयरपर्सन है।
तो उन्होंने उस समय, हमारी सरला दीदी जो गुजरात जोन की इंचार्ज थी, वो साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग की उस समय की चेयरपर्सन थी, तो उनके सामने मीटिंग होनी थी। तो वहां हमको ले गए, तो वहां पर एक साइंटिस्ट से मुझे मुलाकात कराया, कि उनसे मिलाया। उन्होंने मुझे कहा कि पहले इनको आप कन्विंस करो, फिर आगे का देखेंगे। तो मैंने, और वो हालांकि वो बीके भाई था पर साइंटिस्ट था। तो मैं बाबा को याद करते हुए ये ड्रामा का चित्र, ये जो चित्र है ना, ये हमारे प्रदर्शनी के मंगाया, और मैंने उनको बताया कि मैंने, भाई बाबा ने मुझे ये टच किया है। तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोला ये एक नई थीम है, ये तो बनना ही चाहिए। उसके बाद फिर जब मीटिंग में फाइनल सैंक्शन हुआ, तब ये मॉडल सन 2012 में तैयार हुआ, है ना। अब ये बात थी सन 2012 की बात। हमारे शांतिवन में बहुत बड़ा एक डायमंड हॉल का परिसर है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग का एग्जीबिशन लगा था। उसमें मुझे आत्माओं को एक स्टॉल मिला, ये एग्जिबिट किया, ये डिस्प्ले किया था। हमारी दादी जानकी जी, तत्कालीन मुख्य प्रशासिका उस समय की, उन्होंने उद्घाटन किया। उस समय ये बात पूरी हो गई। अब जो मुख्य बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा माउंट आबू में एक परिसर है, उसका नाम है ज्ञान सरोवर, जहां पर मैं अभी खड़े होकर के ये अब आपको बता रहा हूं। तो ये ज्ञान सरोवर जो कैंपस है, यहाँ पर हमारे ब्रह्मा कुमारीज के जितने भी बड़े बड़े विंग कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो यहीं पर ही होते हैं। यहाँ हमारा हारमोनी हॉल है, ये हर विंग के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो जब अगले साल, माना 2013 में जब यह साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग की फिर से कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो मुझ आत्मा को फिर से ये ऑफर किया गया कि भी ये मॉडल आप फिर से डिस्प्ले करो। तो मैंने हारमोनी हॉल के बाहर बहुत बड़ा आंगन है, वहां हमने इसको डिस्प्ले किया, और उसमें तो सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ही आते थे। तो बहुत आत्माओं ने, उस समय तो मैं 5-7 मिनट में पूरा कर देता था, क्योंकि इतना ज्ञान उस समय मुझे था नहीं। परंतु जब ये मॉडल 2012 में बन रहा था, उस समय बाबा ने मुझे कहा था कि बच्चे, आगे चल करके बाबा आपको और पॉइंट्स देंगे। और मैं भी देख रहा हूं कि बाबा ने, शिव बाबा ने इतने पॉइंट्स मुझे दिए हैं कि अभी इसके 1-1 घंटे के 3 सेशन हो गए। खैर, तो सन 2013 में भी मुझे उतना ज्ञान नहीं था। तो मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने मुझे बहुत बड़े ध्यान से सुना। उसमें से एक साइंटिस्ट, एक आत्मा, एक साइंटिस्ट ने मुझसे अलग से समय लिया और मुझसे एक प्रश्न किया। मुझे प्रश्न ये पूछा, उसने कहा कि आप जो 3 गति के बारे में बताते हो, उसने कहा आप जो 3 गति के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें से जो पहली गति है, उन्होंने कहा एक्सेप्टेड, ये ओके है। जो पृथ्वी की दूसरी गति, जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, रोटेशन ओके, रिवॉल्यूशन ये भी ओके है। परंतु उसने प्रश्न मुझे ये पूछा कि ये तीसरी गति फिर क्यों होती है, तीसरी गति क्यों होती है। अब मुझे तो इसका उत्तर मालूम नहीं था, क्योंकि बाबा ने बताया 3 गति होती है, पर क्यों होती है वो मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं था, और ना मुझे ये प्रश्न आया, और ना बाबा ने बताया था। तो इसलिए मेरे पास तो इसका उत्तर नहीं था। बाबा ने मुझे तुरंत टच किया, और तुरंत मैंने उसको एक प्रश्न पूछा, उस साइंटिस्ट को मैंने प्रश्न पूछा। मैंने कहा, सर आप मुझे पहले ये बताइए कि पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है, क्योंकि 2 गति को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, है ना, ये 2 गति तो साइंटिस्ट जानते हैं। तो इसलिए उसने मुझे पूछा कि तीसरी गति क्यों होती है ना, उसको। अब तो मैंने उनको कहा कि दोनों गति को तो आप मान रहे हैं, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है, वाई रोटेशन हैपेंस, क्यों पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। तो मेरा अचानक का प्रश्न सुन के चुप हो गया। काफी देर चुप रहने के बाद उसने मुझे जवाब दिया। उसने कहा इट इज नेचुरल, उसने कहा इट इज नेचुरल। तो जब पहली गति नेचुरल है, तो दूसरी तीसरी गति सब नेचुरल हो गई, तो प्रश्न समाप्त हो गया।
तो बात खत्म हो गई, वो आत्मा चली गई। परंतु मेरी बुद्धि में ये प्रश्न फिट बैठ गया कि मैंने सोचा कि प्रश्न तो उसने ठीक पूछा, क्योंकि इस सृष्टि पर बिना कारण का कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन, एफर्ट एंड रिजल्ट की दुनिया है। कुछ भी इस दुनिया में घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तो कारण जरूर होगा। मुझे मालूम नहीं है, उस आत्मा को मालूम नहीं है, उस साइंटिस्ट को मालूम नहीं, वो बात अलग है, परंतु देयर मस्ट बी रीजन, उसका कारण तो वो मुझे जानना है। और मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि विज्ञान के इस क्षेत्र में अभी तक खोज ही नहीं हुई है। सारे वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं, सैटेलाइट से भी दिखाई दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और एंटी क्लॉकवाइज ही घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सब मान रहे, सैटेलाइट से भी देखा गया है। परंतु क्यों घूमती है, इस पर अभी तक खोज ही नहीं हुई है। खोज वैज्ञानिक कर रहे होंगे पर अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। तो इसीलिए आज तक किसी भी वैज्ञानिक को ये मालूम नहीं, ना किसी विज्ञान की किताब में आपको मिलेगा, नहीं, क्योंकि खोज ही नहीं हुई है। तो पृथ्वी घूमती पर क्यों घूमती मालूम नहीं। अच्छा, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, क्यों घूमती है मालूम नहीं, क्योंकि इसकी अभी तक खोज में सफलता नहीं मिली है, इसलिए वो साइंटिस्ट मुझे बता नहीं पाया। अब परंतु मुझे इसका उत्तर चाहिए, तब मैं क्या करूं? तो मैंने ठान लिया कि मैं बाबा से पूछूंगा, बाबा माने शिव बाबा से पूछूंगा, क्योंकि बाबा तो ज्ञान का सागर है ना। और बाबा ने ये ऑफर किया हुआ है कि अमृत वेले जो हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो बाबा ने ऑफर किया हुआ है कि बच्चों के लिए ये जो अमृत वेले का समय है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त, जो रात को 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय को अमृत वेला कहा जाता है। तो उस समय जो हम सभी बीके भाई बहन, उस समय हम अमृत वेला का मेडिटेशन अवश्य करते हैं, क्योंकि उसी समय हम आत्माओं की शक्ति मिलती है, क्योंकि शिव बाबा हमारे लिए बैठा होता है, हमारे इंतजार में बैठा होता है। तो और बाबा ने यह भी कहा कि बच्चों को उस समय जो कुछ चाहिए, बाबा का खुला भंडार है, जो कुछ चाहिए बच्चे ले लो। तो मैंने ये ठान लिया कि मैं बाबा से पूछूंगा अमृत वेले। तो दूसरे दिन अमृत वेले मैंने बाबा को पहले समाचार दिया, मैंने बाबा ऐसी ऐसी बात हुई है और मुझे भी मालूम नहीं है, 3 गति के बाद आपने बताया 3 गति होती है, और उस आत्मा को भी मालूम नहीं है कि, मैंने पूछा तो उसको भी मालूम नहीं है पहली और दूसरी गति क्यों होती है, मुझे भी मालूम नहीं है। तो मुझे आपसे मुझे जानना है कि पृथ्वी की तीनों गति क्यों होती है। तो फिर मैंने बाबा से पहला प्रश्न पूछा, मैंने बाबा को कहा, बाबा कि पहले आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है। मैंने बाबा से पूछा, मेरा बाबा है ना, मेरा हक है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है। तो बाबा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, काफी समय बाद बाबा ने इतना वंडरफुल जवाब दिया कि जो मैं सोच भी नहीं सकता। बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कारण होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो जैसे बाबा ने कहा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो एकदम मुझे मेरा विद्यार्थी जीवन याद आ गया। मैंने पढ़ा तो हुआ था कि फ्लेमिंग्स नामक वैज्ञानिक ने 2 रूल का आविष्कार किया है। एक लेफ्ट हैंड रूल, ये पोजीशन होता है, और राइट हैंड रूल, ये पोजीशन होता है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल है, तो बाबा ने लेफ्ट हैंड रूल कहा, परंतु मेरे बहुत समय हो गया था ये पढ़े हुए, तो मुझे पूरा याद नहीं आया कि वास्तव में रूल एग्जैक्टली क्या है। धुंधला धुंधला याद तो आ रहा था पर स्पष्ट नहीं था, क्योंकि काफी समय हो गए। तो इसलिए उत्तर तो मिला पर समझ में नहीं आया। अमृत वेला पूरी हुई, हमारी मुरली क्लास, नाश्ता करके, हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में एक इंटरनेट ऑफिस है ना, तो वहां तुरंत में रश किया, भागा, और वहां जाकर के, सन 2013 की बात बता रहा हूं, तो उस समय मैंने वहां पर गूगल में सर्च किया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर मैंने उसको 2 बार अच्छी तरह से पढ़ा, फिर सारी बातें याद आ गई कि फ्लेमिंग्स क्या बोलता है। अब फिर उसको मैंने इसमें अप्लाई किया, तब जाकर के मुझको समझ में आया कि सच में यही एकमात्र कारण है
कि जिसके कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमती है, ये कभी क्लॉकवाइज घूम नहीं सकती। अब वो क्या कारण है, क्या उसका रहस्य, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, फ्लेमिंग्स नामक वैज्ञानिक ने 2 रूल का आविष्कार किया है, एक लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड रूल, और ये राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर इलेक्ट्रिकल मोटर्स, अर्थात फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के सिद्धांत के आधार पर बिजली की मोटरें चलती है, और राइट हैंड रूल के सिद्धांत के आधार पर बिजली पैदा होती है। ये फ्लेमिंग्स का सिद्धांत है। तो बाबा ने लेफ्ट हैंड रूल कहा। अब फ्लेमिंग्स नामक वैज्ञानिक लेफ्ट हैंड रूल में यह कहता है कि अगर ये बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, अगर ये बाएं हाथ की तर्जनी उंगली ये चुंबकीय शक्ति के प्रवाह की दिशा हो, और ये जो मिडिल फिंगर है अगर ये करंट फ्लो की दिशा हो, और दोनों ऊर्जा, दोनों एनर्जी है, चुंबकीय शक्ति और करंट फ्लो, जब दोनों ऊर्जा, दोनों एनर्जी एक दूसरे को इस तरीके से काट रही है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में अपने आप एक मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होगा जो अंगुष्ठे की दिशा में होगी। ये उसका सिद्धांत है। अब मैं उसको यहां पर आपको बताता हूं। देखिए, इसको हम इसी सिद्धांत को इसमें अप्लाई करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इट इज ए वेरी बिग मैग्नेट। अब इस चुंबक का नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज होता है, साउथ पोल इस चुंबक का नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो चुंबकीय शक्ति का जो फ्लो होगा वो तो जरूर पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो हालांकि हम इसके और भी विस्तार पर, उसमें मैं नहीं जाता हूं, पर मैं आपको इसमें शॉर्ट में बताता हूं कि वो चुंबकीय शक्ति का जो फ्लो है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, और वो अंदर अंदर जाएगा सीधे सीधे, है ना। और चूंकि हर चीज का सर्किट कंप्लीट इस सृष्टि पर होता ही है, तो इसका भी सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति का जो फ्लो है वो अंदर अंदर साउथ पोल तक, क्योंकि वो तो सूक्ष्म चीज है ना, उसके लिए कोई मटेरियल, कोई बैरियर नहीं होता है। अब साउथ पोल से निकल करके फिर से बार बार पृथ्वी के कर्वेचर में मुड़ते 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 फिर से नॉर्थ पोल में आएगा, और वो सर्किट कंप्लीट होगा। परंतु ये सर्किट कंप्लीट एक ही तरफ थोड़ी होगा, वो तो चारों तरफ होगा, इधर 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 इधर, ऑल अराउंड एंड कांस्टेंट, चारों तरफ होगा और लगातार होगा। अब देखिए, अब ये फ्लेमिंग्स ने जो कहा कि ये जो इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, ये चुंबकीय फोर्स की दिशा है। अब हम आत्माएं तो पृथ्वी के सतह पर रहती है, अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है हमें तो पता तो नहीं पड़ेगा, परंतु बाहर का समझा जा सकता है। तो बाहर का ले लेते हैं, अर्थात जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फील्ड का फ्लो है वो नॉर्थ टू साउथ अंदर अंदर गया, और बाहर बाहर जो साउथ से नॉर्थ, नीचे से ऊपर जा रहा है, उसको हम ले लेते हैं। तो उसने ऐसा कहा तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो एक चीज हमको मिल गई, है ना, मतलब साउथ टू नॉर्थ, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर, तो एक चीज मिल गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लेमिंग्स कहता है ये करंट फ्लो है, मिडिल फिंगर एक करंट फ्लो है। तो मैंने सोचा ये करंट फ्लो यहां कहां से आएगा, तो बाबा ने मुझे बताया कि जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वही इसका करंट फ्लो है। अर्थात जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी की, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसको हम करंट फ्लो के साथ तुलना कर सकते हैं। तो दोनों एनर्जी हो गई, दो एनर्जी एक दूसरे को काट रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा है ना, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे जा रहा है, क्योंकि हर चीज गुरुत्वाकर्षण हर चीज को खींच रही ना, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपने तरफ खींच रही है। तो अब दोनों चीज मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दोनों एनर्जी एक दूसरे को इस रीति से काट रही है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस सिचुएशन में दोनों एनर्जी एक दूसरे को काट रहा है, तो तीसरा फोर्स अपने आप क्रिएट होगा ही होगा, और यही फोर्स, ये मैकेनिकल फोर्स होगा, और यही मैकेनिकल फोर्स पृथ्वी को घुमा रही है।
और ये अंगुष्ठ की दिशा माना ऐसा, ऐसा माना एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमा करती है, ये कभी क्लॉकवाइज घूम ही नहीं सकती। भगवान वाच बाबा ने बताया, जो किसी भी वैज्ञानिक को मालूम ही नहीं है, विज्ञान के क्षेत्र में ये खोज हुई नहीं, और ये बाबा ने हमको ये नई चीज दे दी। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं तो उछल पड़ा, मैंने कहा एक नई चीज बाबा ने दे दी, है ना। मेरे तो खुशी का पारावार नहीं था। उस दिन तो एकदम खुशी से भरपूर नशा चढ़ गया कि बाबा ने मुझे एक नई चीज दे दी। दूसरे दिन मैं फिर से बाबा को अमृत वेले पूछा, मैंने कहा बाबा फिर ये पृथ्वी की दूसरी गति क्यों होती है? पहली गति की तो समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रही है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब परंतु सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्यों घूम रही है ना। तो बाबा से मैंने ये पूछा, बाबा फिर ये पृथ्वी की दूसरी गति क्यों होती है? तो बाबा ने एक शब्द में उत्तर दिया। बाबा ने कहा, और वो बाबा ने बताया, तुरंत मुझे समझ में भी आ गया। बाबा ने कहा, बच्चे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। बाबा की शब्द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है वो तो मैं जानता था, फिजिक्स में ये बात पढ़ी हुई है, ये तो 8th-9th क्लास में ये पढ़ाए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब परंतु वो क्या है वो मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं, जो अनपढ़ माताएं भी समझ जाएंगी, इतना सरल है। अब देखिए, एक धागा ले लेते, एक धागा या पतली रस्सी। अब धागे के एक किनारे में हम एक पत्थर बांध देते हैं और दूसरे किनारे को पकड़ के हम घुमाते हैं। तब पत्थर चूंकि धागे से बंधी हुई है तो पत्थर घूमेगा, परंतु अगर पत्थर ढीला पड़ जाए, धागे से ढीला पड़ जाए, तो पत्थर फेंका जाएगा। तो जो फेंका जाने का फोर्स है उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बिंदु बल। पकड़ करके धागे के किनारे को पकड़ मैं घुमा रहा हूं तो ये सेंटर हो गया है ना, इसके फोर्स के द्वारा वो पत्थर घूम रहा है। तो अच्छा, अगर मैं इधर घुमाऊं तो इधर फेंका जाएगा, उल्टा घुमाऊं तो उल्टा फेंका जाएगा। जिधर भी फेंका जा रहा हो उस जो फेंका जाने का जो फोर्स है वो टेंजेंशियल फोर्स होता है, उसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं एक उदाहरण देता हूं। देखिए, हमारे हर एक घरों में टंकी में पानी चढ़ाने के लिए मोटर पंप होता है। उस मोटर चढ़ाने के पंप को अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगल पंप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत के आधार पर ही पानी ऊपर वो मोटर चढ़ाता है, इसलिए उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप कहा जाता है। तो अब हमको ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब उसको इस चीज में अप्लाई करते हैं। अब पृथ्वी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये जो पृथ्वी की जो एक्सिस है, ये कील एक्सिस, इसको धागे का एक किनारा मान लेते हैं, और ये जो इसका रेडियस है ना, समझो धागे का एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है ना। अब यहां पर पत्थर तो नहीं है, पत्थर के बजाय मैटर है। मैटर के 3 रूप होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जल है और जमीन है, ये भी मैटर है। तो पत्थर के बजाय जल और जमीन को लेकर के पृथ्वी घूम रही है, उसको लेके घूम रही है। तो जब ये घूम रही है तो इसका भी एक टेंडेंसी होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो टेंडेंसी होगा कि उसको बाहर फेंकने का। परंतु चूंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये बंधे हुए, तो ये पानी और ये जमीन बाहर नहीं फेंका जा सकता ग्लोब से। तो वो क्या होगा कि वो जो अपने इस तरीके से घूमेगा, है ना। तो इसका जो है ना, इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा ही होगा, और उसी की टेंडेंसी होगी कि वो उसको धकेलने का, बाहर तो फेंका नहीं जा रहा है परंतु उसको धकेलने का टेंडेंसी है। वही जो धकेलने की टेंडेंसी है वही पृथ्वी को उधर ही धकेलेगी जिधर ये घूम रही है। वही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको पृथ्वी को उधर ही धकेलेगी जिधर ये घूम रही है ना। और पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो इसलिए दूसरी गति भी एंटी क्लॉकवाइज होती है ना। ये बाबा ने हमको बताया है ना। तो अब देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, हम बचपन में आप सभी ने सबने लट्टू तो खेला ही है, हमने भी बहुत खेला। तो जैसे मान लीजिए लट्टू है, तो लट्टू हम ऐसे घुमाते हैं ना, तो लट्टू जो घूमता है तो जिधर घूमता है ना उधर ही खसकता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही होता है।
अब बाबा ने ये जवाब दे दिया, ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है ना। तो इसी फोर्स के कारण ही पृथ्वी की दूसरी गति होती है, ये समझो उसके एंटी क्लॉकवाइज, और ये दूसरा फोर्स। तो ये हमको बात समझ में आ गई, है ना। तो पृथ्वी की पहली गति भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरी गति भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब ये दोनों बातें हमको समझ में आ गई, है ना। अब हम यहां पर ये समझेंगे कि हमने ये दोनों चीज समझ ली, और मुझे तो और खुशी हो गई, मैंने कहा दोनों उत्तर मिल गया। तो तीसरे दिन अमृत वेले बाबा को मैंने बहुत थैंक्स दिया। मैंने कहा बाबा आपने मेरे दोनों प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया, मुझे उत्तर दे दिया, मुझे बात समझ में आ गई। तो फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा फिर पृथ्वी की तीसरी गति क्यों होती है? पहली और दूसरी गति तो समझ में आ गई, तो तीसरी गति क्यों होती है? तो बाबा ने एक शब्द में उत्तर दिया, केवल एक शब्द। बाबा ने कहा, बच्चे ये सूर्य की शक्ति से होता है। ये बाबा ने कहा सूर्य की शक्ति से होता है। अब सूर्य की शक्ति तो हीट एंड लाइट है। मैं इस पर बहुत मनन चिंतन किया, कई दिन बीत गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सूर्य की शक्ति हीट एंड लाइट है, और हीट एंड लाइट के द्वारा तीसरी गति कैसे हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो जब कई दिन बीत गए तो फिर मैंने बाबा को कहा, मैंने फिर से बाबा को, बाबा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप बताइए। फिर बाबा ने धीरे धीरे एक एक चीज स्पष्ट किया, और तब जाकर के अंत में मुझे समझ में आया कि सच में सूर्य की शक्ति के कारण ही पृथ्वी की तीसरी गति होती है। अब वो कैसे होती है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा हमको बेसिक ग्रास रूट लेवल से समझना पड़ेगा। वो बात यह है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि हम मनुष्यों का जीवन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये 5 तत्वों का पुतला शरीर जो कि विनाशी है, और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा जो अविनाशी है ना। तो आत्मा, शरीर और आत्मा, इन दोनों चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। जब तक आत्मा शरीर में तब तक जीवन है, आत्मा निकल गई, जीवन पूरा हो गया। अब देखिए, ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व कौन कौन से हम सभी जानते हैं, परंतु उन 5 तत्वों का एक सही क्रम होता है। वो सही क्रम क्या है और क्यों है, पहले इसको समझना जरूरी है। अब देखिए, 5 तत्वों में सबसे पहला नंबर आता है भूमि, मिट्टी, जमीन। उसके बाद दूसरा नंबर आता है जल, वाटर, पानी, जल। तीसरा नंबर आता है वायु। चौथा नंबर आता है सूर्य, अग्नि। अग्नि माना सूर्य, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ी अग्नि है। सूर्य हीट एंड लाइट का सोर्स है, तो अग्नि माना सूर्य। और पांचवा क्रम आता है आकाश। यही इसका सही क्रम है। पृथ्वी माना मिट्टी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब ऐसा ही क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो इन 5 तत्वों में सबसे मोटी चीज मिट्टी है, ग्रॉस एलिमेंट, सबसे स्थूल चीज है। जमीन से, मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म अग्नि है, और अग्नि से सूक्ष्म आकाश है। यही इसीलिए इसका यही सही क्रम है, क्योंकि हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इसके पीछे 2 वैज्ञानिक सिद्धांत जो काम करते हैं उसको भी हम आपको बताते हैं। 2 वैज्ञानिक सिद्धांत इसके पीछे काम करते हैं। पहला वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी उतनी शक्तिशाली होगी। दूसरा सिद्धांत है जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी उसका वर्किंग फील्ड, अर्थात उसका कार्य क्षेत्र उतना विशाल होगा। अब इन्हीं 2 वैज्ञानिक सिद्धांतों को हम फिर से यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए, अब मिट्टी सबसे मोटी चीज, और मिट्टी पूरे ग्लोब में जमीन बिखरी हुई है, कॉन्टिनेंट्स फैले हुए। अगर आप काल्पनिक रूप से, इमेजिनरी
काल्पनिक रूप से सारी जमीनों को इकट्ठा कर लो, बटोर लो, तो जमीन पूरे ग्लोब में एक भाग होगा, 1 यूनिट, है ना। परंतु जल जो मिट्टी से सूक्ष्म है वो कितना होगा? 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि समुद्र चारों तरफ फैला हुआ है। तो 5 तत्वों में मिट्टी सबसे मोटी चीज और एक भाग, जबकि जल उससे सूक्ष्म भी है, शक्तिशाली भी है, और मिट्टी से 3 गुना ज्यादा उसका कार्य क्षेत्र है, वर्किंग फील्ड है। अब जल से सूक्ष्म वायु है, वायु उसके अलग अलग स्फीयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, होमोस्फेयर, अब और आखिरी में ओजोन लेयर होता है, उसके ऊपर वायु होता ही नहीं। तो जल से अनेक गुना विस्तार कार्य क्षेत्र लेते हुए वायु फैला हुआ है। तो वायु जल से सूक्ष्म भी है, शक्तिशाली भी है, और जल से अनेक गुना विशाल कार्य क्षेत्र लिए हुए। अब वायु से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि माना सूर्य। तो सूर्य अपनी हीट एंड लाइट अंतरिक्ष में, आकाश में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सबको दे रहा है, हीट एंड लाइट। इसका मतलब यह हुआ कि वायु से अनेक गुना विशाल कार्य क्षेत्र अग्नि का हुआ, है ना, क्योंकि आकाश में तो चारों तरफ ग्रह, नक्षत्र फैले हुए, सबको हीट एंड लाइट सूर्य ही दे रहा है ना। अब देखिए, अब बाकी बचा आकाश, जो 5वां तत्व। तो आकाश तत्व तो अग्नि से भी सूक्ष्म है। अब आकाश क्या है, इसको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए, ऐसा नहीं कि पूरे आकाश में सारे ग्रह, नक्षत्र पूरे फैले हुए, मतलब आकाश के एंड तक ग्रह, नक्षत्र है, ऐसा नहीं है, उसकी भी लिमिट होती है। ग्रह, नक्षत्रों की जो लिमिट है, क्योंकि वो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचे हुए, इसलिए पूरे आकाश में वो नहीं है, उसकी भी लिमिट है। तो ये बाकी बचा आकाश। कई लोग कहते हैं आकाश खाली जगह है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि बिना नाम रूप की कोई चीज होती नहीं है। आकाश है माना तत्व है, और तत्व है तो उसकी एनर्जी भी है। तो आकाश तत्व की खुद की एनर्जी है, वो क्या है? देखिए, आकाश को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कॉस्मोस कहते हैं। ये पूरा आकाश जो है ना, इसको कॉस्मोस, यही हमारा लौकिक जगत है, ये आकाश साकार मनुष्य लोक है ना, इस जगत को, इसको कॉस्मोस कहते हैं। अब आकाश की जो खुद की एनर्जी, इसको कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, और वो कॉस्मिक एनर्जी पूरे आकाश में भरा हुआ है, खाली नहीं है, फुल है। पूरा आकाश कॉस्मिक एनर्जी फुल भरा हुआ है। अब इसी कॉस्मिक एनर्जी को ही दूसरे शब्दों में कई लोग ईथर कह देते हैं। ईथर कोई दूसरी चीज नहीं है, इस कॉस्मिक एनर्जी को ही ईथर कहा जाता है। अब इसी कोई तीसरे शब्दों में कई लोग हिंदी में ब्रह्मांडीय ऊर्जा कह देते, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो ये वास्तव में एक कॉस्मिक एनर्जी का ही ये नाम है। अब ये बात हमको समझ में आ गई। अब मैं आपको इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए, एक चॉक पीस ले लेते हैं, उस चॉक पीस को अगर हम किसी पत्थर में या फर्श में रगड़ना शुरू कर देते तो पूरा चॉक क्या बन जाएगा? पाउडर बन जाएगा। अब उस चॉक पाउडर का एक कण ले लीजिए, सूक्ष्माति सूक्ष्म कण जो आगे घिस नहीं सकता, उसको कहेंगे इनफिनिटेसिमल पॉइंट, चॉक का सूक्ष्माति सूक्ष्म कण। इसी प्रकार से भूमि, मिट्टी, 5 तत्वों में सबसे मोटी चीज मिट्टी, मिट्टी का, भूमि का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण है, उसको एटॉम कहा जाता है। एटॉम, उसको अगर आप डिवाइड करना चाहो तो एक्सप्लोड हो जाता है ना। एटॉम बॉम्ब इसी सिद्धांत से तो बने हैं ना, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है ना, E=mc²। खैर, तो भूमि का, मिट्टी का सूक्ष्माति सूक्ष्म कण, उसको एटॉम कहते हैं। अब चूंकि जल मिट्टी से सूक्ष्म है, तो जल भी इसका अपना अस्तित्व है, अपना तत्व है, तो परंतु मिट्टी से सूक्ष्म तत्व है, तो जल का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण होगा जरूर उस एटॉम से भी सूक्ष्म होगा।
क्योंकि सूक्ष्म तत्व है। अब वायु जल से भी सूक्ष्म है, तो वायु का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण होगा जरूर जल के उस सूक्ष्म कण से भी सूक्ष्म होगा। अब वायु से सूक्ष्म है अग्नि, तो अग्नि का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण होगा जरूर वायु के सूक्ष्म कण से भी सूक्ष्म होगा। अब अग्नि से सूक्ष्म है आकाश, तो आकाश का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण होगा कॉस्मिक एनर्जी, तो जरूर उस अग्नि के सूक्ष्म कण से भी सूक्ष्म होगा। अब हमारा क्रम यहां भी समाप्त नहीं होता है, यहां भी समाप्त नहीं होता है। तो जो उस आकाश का भी सूक्ष्माति सूक्ष्म कण है उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व क्योंकि वो छठा तत्व है, और वो ब्रह्म तत्व इस आकाश तत्व को चारों तरफ से घेर के रखा है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं ऑल अराउंड चारों तरफ ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्म तत्व आकाश तत्व से सूक्ष्म भी है, आकाश तत्व से सूक्ष्म भी है, शक्तिशाली भी है, और आकाश तत्व से अनेक गुना उसका विस्तार है, उसका वर्किंग फील्ड अनेक गुना विस्तार, वो नेवर एंडिंग है, उसका कोई अंत ही नहीं है। उसको बाबा कहते हैं अनंत, बेहद, इन्फिनाइट, है ना। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्म तत्व का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण होगा जरूर आकाश के उस सूक्ष्म कण से भी सूक्ष्म होगा। अब हमारा क्रम यहां भी समाप्त नहीं होता है। अब ब्रह्म तत्व का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण है उससे भी सूक्ष्म मैं आत्मा हूं, आप आत्मा है, आप आत्मा है, आप आत्मा है। तो आप सोचिए मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म हूं, ब्रह्म तत्व का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है उससे भी सूक्ष्म और उससे भी शक्तिशाली। तो मैं आत्मा इस तीन लोक में सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली है। पूरे तीन लोक में आत्मा से सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता, आत्मा से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा भी एक आत्मा ही है, परंतु परम आत्मा है। परम किस लिए? क्योंकि हम आत्मा में जो आत्मा में 7 गुण होते हैं, ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, सुख और पवित्रता, तो परमात्मा में भी वही गुण है क्योंकि वो भी आत्मा है, परंतु वो परम इसलिए है क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं के जैसे इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो हमेशा परम धाम में ही रहता है, केवल अंतिम में कल्प में एक बार आता है हम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तो अब परमात्मा में भी वही 7 गुण है, परंतु वो खत्म ही नहीं होता है ना। इसीलिए परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सब गुणों के सागर है, तो वो परम आत्मा है। अच्छा, अब ये बात हमने समझ ली। अब हमने इस चीज को असेंडिंग ऑर्डर में देखा, अर्थात नीचे से ऊपर के क्रम में देखा। अब इसको हम ऊपर से नीचे के क्रम में देखेंगे, परंतु उसको उस ऊपर से नीचे के क्रम में देखने से पहले हमको 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है, जो आपको इसको आगे समझने में आपको बहुत मदद करेगा। वो पहली बात ये, इस पूरे 3 लोक में 4 चीज अविनाशी है। इस 3 लोक में 4 चीज अविनाशी है, और उन 4 में 2 परिवर्तनशील है और 2 अपरिवर्तनीय है। एक तो मैं आत्मा अविनाशी हूं, परंतु सतो रजो तमो में आने वाली परिवर्तनशील हूं, क्योंकि सृष्टि में जब आत्मा आकर के परम धाम से आकर के पाठ बजाती, शरीर धारण करके, तो पाठ बजाते बजाते आत्मा की शक्तियां कम होती है और आत्मा सतो रजो तमो इन गुणों से पास होती है, अर्थात सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी जाती है, तो परिवर्तनशील हुई। तो आत्मा अविनाशी है परंतु परिवर्तनशील है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है प्रकृति। 5 तत्वों को एक शब्द में प्रकृति कहा जाता है। तो 5 तत्व मुझ आत्मा के, हम आत्माओं के वाइब्रेशन के प्रभाव के कारण वो 5 तत्व भी अविनाशी तो है, वो अपने आप में अविनाशी, परंतु अविनाशी होते हुए भी वो भी परिवर्तनशील है, वो भी सतो रजो तमो में आती है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भले विनाशी है,
परंतु 5 तत्व तो अपने आप में अविनाशी है ना। तो 4 में से 2 पता पड़ गया, ये आत्मा और प्रकृति अर्थात 5 तत्व, ये दोनों अविनाशी है परंतु परिवर्तनशील है। बाकी 2 है परम धाम ब्रह्म तत्व, वो भी अविनाशी है, छठा तत्व है ब्रह्म तत्व, अविनाशी है परंतु वो कभी भी सतो रजो तम में नहीं आती। वो तो आत्माओं, पवित्र आत्माओं का रहने का स्थान है, वो सदा पवित्र है, एवर प्योर है। और उस परम धाम में रहने वाले हमारा बाबा शिव बाबा, वो भी अविनाशी है परंतु वो कभी भी सतो रजो में तमो में नहीं आते, बल्कि तमो प्रधान पतितात्माओं को भी सतो प्रधान पवित्र पावन बनाने वाले हैं। तो ये 4 चीज स्पष्ट हो गया। 3 लोक में 4 चीज अविनाशी, आत्मा और प्रकृति अविनाशी परंतु परिवर्तनशील, परम धाम ब्रह्म तत्व और शिव बाबा परमात्मा, ये दोनों अविनाशी परंतु अपरिवर्तनीय। दूसरी बात ये भी जानना आवश्यक होगा, परम धाम में जब आत्माएं रहती हैं तो आत्माएं जो बिंदी बिंदी रूप में दिखाया गया है ना, परम धाम में जब आत्माएं रहती हैं तो आत्मा यहां पर विश्राम करती है, विश्राम कर रही, सो गई है, अर्थात आत्मा या स्लीपिंग मोड में है। आत्मा की चेतनता है मन बुद्धि संस्कार, तो वो मन बुद्धि संस्कार यहां भी होते हैं परंतु वो मन बुद्धि संस्कार काम नहीं करते, अर्थात मन बुद्धि संस्कार इनएक्टिव मोड में है, अर्थात आत्मा वहां पर विश्राम करती है, इनएक्टिव मोड में हो गई। ये तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शरीर इस सृष्टि पर, इस साकार मनुष्य लोक में ये शरीर मरता है और आत्मा परम धाम में मरती है। भले आत्मा को अमर कहा गया है परंतु परम धाम में जब आत्मा होती है तो डेड हो गई, क्योंकि स्लीप इनएक्टिव मोड में है, स्लीपिंग मोड में है, मन बुद्धि संस्कार काम ही नहीं कर रहे, है ना। परंतु परम धाम में भले सारी आत्माएं सोती जोत है, इनएक्टिव मोड में, परंतु परम धाम में केवल एक ही हस्ती हो, परमात्मा शिव बाबा, जो परम धाम में सबसे ऊपर शिव बाबा दिखा है। परम धाम में शिव बाबा सदा एक्टिव मोड में होते हैं, ऑलवेज एक्टिव मोड, सदा जागती ज्योत। परमात्मा कभी सोता नहीं है क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, इसीलिए वो तत्वों को भी अधीन करने की शक्ति उनमें है। तो परमात्मा परम धाम में रहते हुए ब्रह्म तत्व को भी अधीन करके रखता है। जब सृष्टि पर आता है तो 5 तत्वों को अधीन करके बिना माता के गर्भ से जन्म लियो सीधे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रकाश प्रवेश करके सीधे ज्ञान सुनाता है ना। परमात्मा कभी मां के गर्भ से पैदा होके बच्चा है, युवा बूढ़ा नहीं बनता। क्यों? परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उनमें तत्वों को अधीन करने की शक्ति है, सर्वशक्तिवान है। बाकी ब्रह्म तत्व बाकी आत्माओं को सुला देती है, अर्थात बाकी आत्माएं ब्रह्म तत्व के अधीन हो जाती है, जबकि शिव बाबा परमात्मा ब्रह्म तत्व को भी अधीन करके रखता है। वो सदा जागती ज्योत है, वो कभी सोता नहीं है। इसीलिए शिव बाबा की जो लाइट माइट है परम धाम में सदा फैलती रहती है ना। जो हम पीस ऑफ माइंड चैनल में आदि में दिखाए जाते हैं ना कि कैसे लाइट, वो केवल शिव बाबा की है। आत्माएं जब परम धाम में, तो आत्माओं की लाइट नहीं फैलती क्योंकि सो रही है ना। आत्मा पवित्र है, पवित्रता ही उसकी लाइट है। तो आत्मा की परम धाम में चमक, उसकी लाइट चमकती जरूर है परंतु फैलती नहीं है। वो केवल और केवल शिव बाबा, उनकी लाइट माइट फैलती है और वो ब्रह्म तत्व को भी चार्ज करता है। अब हमने ये 2 चीज समझी। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी जानना जरूरी है कि जब आत्माएं परम धाम में रहती है तो डेड हो गई, उसको शांति धाम कहते हैं। परम धाम को क्या कहते हैं? शांति धाम। शांति धाम क्यों कहते हैं? क्योंकि शांति के 3 डायमेंशंस होते हैं और 3 प्रकार की शांति होती है और शांति के 3 डायमेंशंस होते हैं। 3 प्रकार की शांति कौन सी है? एक है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं डेड साइलेंस, क्योंकि आत्मा परम धाम में डेड है तो उसकी साइलेंस डेड साइलेंस हो गई। दूसरी प्रकार की शांति कि मेरा घर शांति धाम है, उसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं डीप साइलेंस,
डीप साइलेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि शांति के 3 डायमेंशंस केवल और केवल परम धाम में ही होती है। वो तीनों डायमेंशंस न इस साकार मनुष्य लोक में न सूक्ष्म वतन में हो सकता है। केवल और केवल परम धाम में ये तीनों डायमेंशन शांति के होना संभव है। अब वो 3 डायमेंशंस क्या है? पहला डायमेंशन है निर्जन। निर्जन, निर्जन माना आत्मा अकेली। परम धाम में भले आत्माएं झुंड में रहती है, परंतु आत्मा को यह पता नहीं रहता कि मेरे आजू बाजू में आगे पीछे कौन है, क्योंकि आत्मा सोई इनएक्टिव मोड में, इसलिए आत्मा को यह पता नहीं रहता है। तो आत्मा झुंड में रहते हुए भी अकेली है। तो ये शांति का पहला डायमेंशन है निर्जन। दूसरा डायमेंशन है निशब्द, नो साउंड। परम धाम में कोई आवाज कोई शब्द नहीं होते। या क्या है? निर्वाण, वो वाणी से परे का स्थान है ना। तो दूसरा डायमेंशन है निशब्द। और तीसरा डायमेंशन है निश्चल, कोई हलचल नहीं, नो मूवमेंट। परम धाम में कोई गति नहीं होती, नो मूवमेंट। तो निर्जन, निशब्द और निश्चल, ये 3 डायमेंशन शांति के होते हैं। और ये तीनों डायमेंशन केवल और केवल परम धाम में होना संभव है। इसीलिए परम धाम की शांति को कहा जाता है डीप साइलेंस। डीप साइलेंस। अब तीसरे प्रकार की शांति कि मेरा बाबा शिव बाबा परमात्मा शांति का सागर है। तो परमात्मा से जो शांति की किरणें हमको मिलती है, क्योंकि देखिए जो हम परमात्मा से योग लगाते हैं ना, तो परम धाम में जब आत्मा होती है तो परमात्मा भी वही होते हैं, परंतु आत्मा वहां योग नहीं लगा सकती क्योंकि इनएक्टिव है। परंतु जब यहां पर इस साकार मनुष्य लोक में हम इस संगम युग में जब हमें बाबा का ज्ञान हमको मिलता है, तब हम आत्मा तो इस शरीर में एक्टिव मोड में, तो जब हम योग करते हैं तो हमारा योग लगता है। तो हम यहां रह करके हम जैसे परम धाम को मन बुद्धि से यहीं पर ही इमर्ज करते हैं और यहीं पर ही परम धाम को देखते हैं, और यहां पर आत्मा एक्टिव है। तो यहां पर हम आत्मा ये अनुभव कर सकते हैं कि शिव बाबा परम धाम में कैसा अनुभव करता होगा। परमात्मा जब शिव बाबा पर लाइट माइट फैला होता है, जागती ज्योत है, तो यहां पर हम जागती ज्योत है एक्टिव मोड में, तो लाइट माइट फैला रहा है और वो अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है। वो अनुभूति हम यहां कर सकते, परम धाम में नहीं कर सकते, है ना। तो परंतु परमात्मा से जब हम योग लगाते तो केवल शांति की किरणें नहीं आती, उसके साथ 3 चीजें अपने आप मिक्स होता है। वो कौन सी चीजें? परमात्मा केवल शांति का सागर थोड़ी है, वो प्रेम का सागर भी है, आनंद का सागर भी है और सुख का सागर भी है। तो शांति के साथ ये तीनों चीजें अपने आप आती है, शांति, प्रेम, आनंद और सुख। इसीलिए शिव बाबा से जो शांति की किरणें मिलती है वो इतना आनंददायी, इतना सुखदायी होता है कि उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। अतीन्द्रिय सुख वो जो केवल और केवल इस जो यहां पर जो सिखाया जाता है राजयोग, उसी के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। दूसरी कोई इसकी विधि है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमने आपको बताया, अब ये चीज हमने समझ ली। अब देखिए, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। अब आप ये सोचिए कि जो सर्वशक्तिवान है, तीनों लोक में सर्वशक्तिवान कौन हो गया? शिव बाबा परमात्मा। तो जो उससे कम वाला, कम पावरफुल वो होगा, वो उसको चार्ज करेगा, और उससे कम वाला वो एक दूसरे को चार्ज करता रहेगा। तो शिव बाबा अपने 7 गुणों से, तो शिव बाबा से कम पावरफुल वाला कौन हो गया? आत्माएं तो परम धाम में सो गई, रहा ब्रह्म तत्व। तो शिव बाबा ब्रह्म तत्व को 7 गुणों से चार्ज कर रहा है। लाइट माइट फैला रहा, चार्ज कर रहा है, परंतु ब्रह्म तो तत्व ठहरा, वो तो चेतन नहीं है, और शिव बाबा चेतन है। इसीलिए ब्रह्म तत्व शिव बाबा से सारे गुणों को नहीं ले पा रहा है, केवल 2 गुणों को ले पा रहा है, एक शांति, दूसरी पवित्रता। एक शांति और दूसरी पवित्रता। बाकी गुणों को लेने के लिए उसको चेतन होना आवश्यक है। तो ब्रह्म तत्व तो चेतन है ही नहीं, उसमें मन बुद्धि संस्कार है ही नहीं। तो शिव बाबा से केवल 2 ही गुण रिसीव कर पा रहा है, शांति और पवित्रता। तो ब्रह्म तत्व के 2 प्रॉपर्टी हो गए, शांति और पवित्रता। अब ब्रह्म तत्व ने आकाश तत्व को चारों तरफ से घेर के रखा है। तो
तो ब्रह्म तत्व शांति और पवित्रता दो गुणों से आकाश तत्व को चार्ज कर रहा है ना, उसको प्रभावित कर रहा है। परंतु आकाश तत्व जो है ये साकार मनुष्य लोक के ज्यूरिडिक्शन में आ जाता है। और साकार मनुष्य लोक की तीन विशेषताएं हमने आपको सुनाई थी, कौन कौन सी? पहले सत्र में लाइट, साउंड एंड मोशन। लाइट, साउंड एंड मोशन। अब जहां पर मोशन है, जहां पर गति है, वहां शांति हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए आकाश तत्व ब्रह्म तत्व से शांति के गुण को नहीं ले पा रहा है, केवल पवित्रता को रिसीव कर पा रहा है। और उसमें एक बात और ये, जहां पर गति होती है वहां ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है ना, परिवर्तन अवश्य होता है। क्योंकि देखिए हमारे विज्ञान के जो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है उसमें यही बताया गया है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म। तो जहां पर गति वहां ट्रांसफॉर्मेशन, वहां परिवर्तन अवश्य होता है। तो आकाश तत्व ब्रह्म तत्व से पवित्रता को भी परिवर्तित रूप में स्वीकार कर रहा है। वो कैसे? देखिए अब यहां पर देखिए जो पवित्रता है, प्योरिटी इज ए पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो प्योरिटी इन द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, प्योरिटी इन द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज। पॉजिटिव हमेशा क्लॉकवाइज होता है। पॉजिटिव माना ऑलवेज इन राइट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट हो तो क्लॉकवाइज ही होता है। तो आकाश तत्व ब्रह्म तत्व से पवित्रता को भी क्लॉकवाइज मोशन के रूप में स्वीकार कर रहा है ना। अर्थात जो आकाश तत्व का जो कॉस्मिक एनर्जी है पूरे चारों तरफ क्लॉकवाइज के रूप में फ्लो हो रहा है ना। उसको फ्लो तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता था, परंतु ब्रह्म तत्व के प्रभाव के कारण, पॉजिटिविटी के कारण आकाश तत्व हमेशा क्लॉकवाइज ही फ्लो करती है। उसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकती। अब देखिए, अब आकाश तत्व को चारों ओर जो उसका जो फ्लो होने का जो मैक्सिमम एरिया होगा वो आकाश के उस एंड से लेकर के इस एंड तक होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए ये काला बॉल है ना, हमने बताया ना कि आकाश ऐसे भी गोल है, ऐसे भी गोल है, ऐसे भी गोल है। तो आकाश का जो मैक्सिमम एरिया इस एंड से तो इस एंड होगा, तो आकाश तो मैक्सिमम यहां पर फ्लो करेगा। जब इधर बाकी जगह फ्लो करेगा तो उसकी जगह कम होती जाएगी और यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पीछे भी फ्लो कर, यहाँ जीरो हो जाएगा और आगे जीरो, पीछे जीरो, बीच में सूर्य। तो एक इनविजिबल एक्सिस क्रिएट हो रहा है और कोई भी चीज घूमती है तो एक्सिस पे ही घूमती है। तो इसी प्रकार से ये जो कॉस्मिक एनर्जी इस एक्सिस को बेस करके ही घूम रही है। अब हम आपको ये बताते हैं कि अब आकाश से कम पावरफुल वाला कौन सा तत्व है ना, अग्नि। तो आकाश तत्व के प्रभाव से प्रभावित होकर के सूर्य की जो किरणें हैं, हीट एंड लाइट है, वो भी क्लॉकवाइज मुड़ती है, वो कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं मुड़ सकती, क्योंकि आकाश तत्व का जो कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव वो क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्लॉकवाइज है। तो इसीलिए सूर्य की हीट एंड लाइट जो किरणें वो भी क्लॉकवाइज मुड़ते 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 आकाश के अंत को टच करते फिर वापस मुड़ जाती। वापस कहां जाएगी? अब हर चीज का सर्किट कंप्लीट होना है, तो सूर्य से निकली हुई किरणों को वापस जब तक सूर्य में ना आई तब तक तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। परंतु अब यहां मैं आपको बताता हूं कि अग्नि से कम पावरफुल वाला तत्व है कौन सा? ये है जो वायु, है ना। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विज्ञान में ये कहा गया है कि सूर्य में दो गैस, हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसों का निरंतर विस्फोटन हो रहा है और ये दो गैस भी तो एनर्जी है। जब वो एक्सप्लोजन हो रहा है, विस्फोटन होकर के यही दोनों गैस हाइड्रोजन हीलियम दो हीट एंड लाइट में कन्वर्ट हो रहा है ना। हीट एंड लाइट, हाइड्रोजन हीट के रूप में, हीलियम प्रकाश के रूप में, हीट एंड लाइट के रूप में कन्वर्ट हो गया। और वही हीट एंड लाइट क्लॉकवाइज मुड़ते मुड़ते लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते करते जब उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती, उसकी पावर खत्म हो जाती है, तो फिर से इंटेंसिटी पावर खत्म होने के कारण वही हीट एंड लाइट फिर से उन्हीं दो गैसों में कन्वर्ट हो जाता है।
जब तक उसकी शक्ति है तब तक वो हीट एंड लाइट के रूप में होता है। जैसे उसकी पावर खत्म हो गई तो वही दो गैस, हीट एंड लाइट, फिर दो गैसों में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट। जैसे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया तो सूर्य उसको खींचता है, क्योंकि सूर्य को अविनाशी रहने के लिए इसका ये दोनों गैसों का इनपुट चाहिए, नहीं तो ये तो बुझ जाएगी। विज्ञान भी यही कहता है ना कि जब तक ये दोनों गैस सूर्य में तब तक ये जलती रहेगी, जैसे गैस खत्म हो गया बुझ जाएगी। परंतु हमने जाना कि तीन लोक में चार चीज अविनाशी, उन चार में प्रकृति भी एक तत्व है। अब वही क्योंकि सूर्य को अविनाशी रहने के लिए दोनों गैस चाहिए, तो जैसे वो हीट एंड लाइट दो गैसों में कन्वर्ट हो जाता है तो सूर्य उसको खींचता है, और खींचता है तो फिर उसकी सर्किट भी कंप्लीट होता है और सूर्य को अपना ईंधन भी मिल जाता है अविनाशी रहने के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब ये कॉस्मिक एनर्जी और वो जो सूर्य की किरणें, हीट एंड लाइट और वो गैस सभी क्लॉकवाइज है। अब पृथ्वी जब घूमते घूमते इस पोजीशन में आ गई, इस पोजीशन में आ गई, तो वो जो गैस का प्रभाव है, जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सूर्य के प्रकाश लाइट पड़ रही है तो प्रकाश इसका मैकेनिकल फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता, अर्थात इसको धकेल नहीं सकता। अगर सूर्य की हीट पड़ रही है तो हीट भी इसको धकेल नहीं सकता, परंतु जब वो गैस इसको धकेलेगा तो मैकेनिकल फोर्स क्रिएट कर सकता है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर जब पृथ्वी घूमते घूमते इस पोजीशन में आती है तो वो जो गैस का फोर्स है क्लॉकवाइज होने के कारण वो यहां पर इसके नॉर्थ पोल को धक्का देता है, हिट करता है। धक्का देते ही क्या होता है कि पृथ्वी पीछे खसकती है। अच्छा, अब पृथ्वी जैसे घूमते घूमते इधर आ गई तो उसका धक्का देने का पावर कम होते होते यहां जीरो हो जाएगी और फिर सेंटर पॉइंट से उधर चली जाएगी तो वो क्लॉकवाइज होने के कारण उसके साउथ पोल को धकेलना शुरू करेगा। परंतु ये धक्का देने की शक्ति यहां बढ़ते बढ़ते जब पृथ्वी इस पोजीशन में आएगी तो उसके साउथ पोल को धकेलेगी तो पृथ्वी आगे खसकेगी। ठीक इसी प्रोसेस के कारण वही जो गैस का फोर्स है ना, यहाँ कर अब यहाँ पर साउथ पोल को ढकेली, मैक्सिमम लगे आगे खसकी, फिर कम होते होते फिर यहाँ पर नॉर्थ पोल को ढकेली। इसी गैस के फोर्स के कारण ही ये पूरी की पूरी ऑर्बिट ये क्लॉकवाइज धीरे धीरे खिसकने लगती है, यही घूमता है। तो पृथ्वी की तीसरी गति उसी कारण से होती है, उसी गैस का फोर्स के कारण। जो बाबा ने कहा कि सूर्य की शक्ति से ही तीसरी गति होती है। ओम शांति।